हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम इफ़ेक्ट ऑफ अ साइमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा साइमल्टेनियस चेंज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, मांग और पूर्ति के एक साथ परिवर्तन होने का संतुलन कीमत पर क्या इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम उसे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों में इफ़ेक्ट जो हो रहा है वो एक साथ इंक्रीज़ हो सकता है और एक साथ डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीज़ की, फिर हम बात करेंगे डिक्रीज़ की। ठीक है, तो जो अभी हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखेंगे वो हम इक्वली देखेंगे। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ इक्वली चेंज, समान परिवर्तन। ठीक है, तो जो मांग और पूर्ति में परिवर्तन होगा वो समान होगा बच्चे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इक्वल। जितने से डिमांड बढ़ेगी उतने से ही सप्लाई बढ़ेगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम इंक्रीज़ का ले लेते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति में वृद्धि। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मांग और पूर्ति में कमी। ठीक है, इस बार कमी होगी। तो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम्स के लिए। तो ये रही हमारे पास एक एक्सिस, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले डायग्राम बना लेंगे ना, फिर चीज़ों को अच्छे समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा हम सभी को। तो आप भी साथ के साथ डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ हम प्राइस दिखा रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी। अब डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों एक साथ एक क्रॉस करते हुए बना लीजिए ताकि फिर हम इसको चेंजेस को देखें। तो ये बन गया हमारा डिमांड कर्व, और यहाँ पे भी बना लीजिए, ये बन गया आपका एक और डिमांड कर्व। अब आप सप्लाई कर्व भी ड्रॉ कर लीजिए। तो दैट्स इट, ये रहा आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, थोड़ा और, ये दैट्स इट। यहाँ पे भी हमने एक सप्लाई कर्व ड्रॉ कर लिया, ये दैट्स इट, सप्लाई कर्व। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम अगर आप देखें तो डिमांड और सप्लाई जहाँ पर कट करते हैं वहाँ इक्विलिब्रियम आता है, सब तो आप सभी को पता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है आपके पास, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकल कर आ गई हैं। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम बात करेंगे इंक्रीज़ इन डिमांड एंड सप्लाई, और वो भी सेम होना चाहिए। तो डिमांड और सप्लाई जो है वो सेम, उससे बढ़ेंगे तो डिमांड कर्व आगे और पीछे की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा डिमांड कर्व। तो जब डिमांड कर्व आगे की ओर जाएगा, जितना जाना है ये दैट्स इट। ठीक है, इतना डिमांड कर्व जो है वो आगे की ओर फॉरवर्डली शिफ्ट कर जाएगा, और डिमांड कर्व आपका जो नया होगा वो होगा D1 डिमांड कर्व। तो आपका नया डिमांड कर्व क्या होगा, D1, दैट्स इट, है ना। अब इसके बाद आपकी सप्लाई भी बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ेगी जितनी आपके पास डिमांड जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साथ के साथ डिमांड को कम करने वाला अभी बताऊँगा। पहले इंक्रीज़ की दोनों करा देता हूँ मैं। तो जब आपके पास सप्लाई कर्व भी आगे की ओर बढ़ेगा तो उतना ही आगे की ओर बढ़ेगा जितना आपके पास जो है वो डिमांड कर्व बड़ा है, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, दोनों में इक्वल इंक्रीमेंट होना चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई कर्व आगे की और बड़ा है और उतना ही बड़ा है जितना आपके पास डिमांड बड़ा है। तो आप देखेंगे कि मार्केट में जो प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो तो सेम रहा। अब आपके पास इक्विलिब्रियम नया यहाँ पर मिल रहा है E1 पे, जहाँ D1 और S1 कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको E1 पे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस का लेवल तो क्या है, सेम है, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इकोनॉमी के अंदर क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ये देखिए कैसे हुआ। इकोनॉमी के अंदर जब अपनी डिमांड बढ़ी, इकोनॉमी के अंदर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ी, तो क्या हुआ, हमारे पास सप्लाई जो है वो एक्सपेंड करने की ज़रूरत महसूस हुई कि सप्लाई को अब बढ़ाना चाहिए। जब हमने सप्लाई को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई तो एक्सपेंशन देखा गया सप्लाई में, और एक्सपेंशन देखने की वजह से सप्लाई जो है वो और आगे की बढ़ी और डिमांड में फिर एक्सपेंशन और ज़्यादा देखने को मिला। जैसे डिमांड कर्व, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ ना, ये इस तरीके से ई पॉइंट से हम E1 पॉइंट पे पहुँचे हैं। ये जो एरो बनाकर मैं बता रहा हूँ आपको, तो फिर हम इस पॉइंट पर अचीव हो गए जहाँ पर प्राइस जितने से डिमांड बढ़ी उतने से ही क्या बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई। तो प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं आया, प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं आया, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इसको देखो मैं एक मेथड से और आपको समझाऊंगा। जैसे सपोज दैट कि गुड्स जो है, मतलब यहाँ पर जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ गई 10 क्वांटिटी से, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई 10 क्वांटिटी से बढ़ गई। अब जब सप्लाई 10 क्वांटिटी से बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ने पर प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो प्राइसेस कम हो गए, मान लीजिए 10 रुपये से ही, ठीक है, एक क्वांटिटी इक्वल्स टू एक ले लिया हमने, एक क्वांटिटी 1 रुपये के इक्वल है। फिर इसके बाद जब डिमांड जो है वो बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई 10 क्वांटिटी से, तो आपके पास प्राइजेस फिर क्या हो गए, प्राइजेस क्या होगा उस वक्त, बढ़ जाते हैं कम हो जाते हैं। डिमांड बढ़ने पर प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो प्राइजेस भी बढ़ गए कितने से, 10 से। तो प्राइस घटे 10 से और बढ़े 10 से, तो ये तो भाई एक तो हुआ -10 और एक हुआ +10, तो दोनों तो इक्वल टू 0 आ गए ना, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, है ना। लेकिन इकोनॉमी के अंदर सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ी, इसका मतलब है जो क्वांटिटी है वो कुल मिलाकर 20 से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो दैट्स इज़ द रीज़न कि आपको यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो बढ़ी हुई नज़र आ रही है और प्राइस जो है वो अभी का अभी वहीं के वहीं सेम है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही अब आप ना डिक्रीज़ वाले डायग्राम पे आ जाइए। तो जब हम डिक्रीज़ की बात कर रहे हैं तो सप्लाई भी कम होगी और डिमांड भी कम होगी। तो जब डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज़ इन डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये डिमांड कर्व अब आपका D2 हो गया। अब इतने से ही इक्वली आपके पास जो है अब सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो जब सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और उतने से ही शिफ्ट होगा जितने से डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है। तो दैट्स ये इस पॉइंट से कट करते हुए आपका जो है वो सप्लाई कर्व यहाँ से जाएगा। जितनी आपकी डिमांड कम हुई है उतनी ही आपकी सप्लाई भी कम हो गई है। और अब नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आपको यहाँ पर E2 पॉइंट पर देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है Q से Q2 तक। बट आपका इक्विलिब्रियम प्राइस अभी भी सेम है, उसको दोबारा समझते हैं। जब सप्लाई कम हुई 10 क्वांटिटी से तो आपके प्राइजेज़ इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो जब सप्लाई कम होती है तो प्राइजेज़ बढ़ जाते हैं ना। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब इकोनॉमी के अंदर किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, उपलब्धता कम हो जाएगी, तो उसके प्राइजेज़, उसकी कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएंगी मार्केट के अंदर। तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया कितने से, 10 रुपये से। बट अब डिमांड भी कम हो गई, डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गए 10 यूनिट से। तो जब डिमांड कम होती है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो सप्लायर कहेंगे भाई हम प्राइजेस और कम कर देते हैं, आप खरीद लो उसे। तो जब प्राइजेस कम हुए, प्राइजेस कम हुए गए 10 से, क्योंकि डिमांड भी 10 से कम हुई थी, एक क्वांटिटी इक्वल्स टू 1 रुपीज़ है। तो आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ा और घटा, तो दोबारा से नलीफाई इफेक्ट देखने को मिल गया ना, एक बढ़ा एक घटा। बट सप्लाई और डिमांड दोनों घट रही हैं, तो टोटल कुल मिला के 20 यूनिट से जो है वो इकोनॉमी के अंदर क्वांटिटी में कमी देखने को मिली। ये सारा का सारा पार्ट इकोनॉमी में कमी को शो कर रहा है। क्लियर बच्चे? इस वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या रहा, सेम रहा, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ क्या हो गई, कम हो गई। तो ये तो बात रही किसकी, सेम चेंज की, अगर एक जैसा चेंज हो तो। अब हम बात कर लेते हैं अनइक्वल चेंज की, अनइक्वल चेंज की। अब जो अनइक्वल चेंज होगा उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इंक्रीज़ का बता रहा हूँ
कि डिमांड इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो सप्लाई से, और फिर सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज़ हो किससे, डिमांड से। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आप लिखिए, इफ़ डिमांड आर, इफ़ इंक्रीज इन डिमांड, ऐसे लिखिए आप इसे, इफ़ इंक्रीज इन डिमांड आर मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। क्या हुआ हिंदी में लिखिए, हिंदी वाले बच्चे, यदि मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक हो। ठीक है, यही हुआ ना इसका मतलब, कि आपके पास इंक्रीज इन डिमांड इज आर मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम से आप और क्लियरली चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। मेरा ऐसा मानना होता है कि बच्चे डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं डायग्राम इधर बना रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ही मतलब हमारे पास डायग्राम वाला ही है। अगर आप इसमें डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन नहीं करोगे तो चीज़ें उसको भी समझ में नहीं आएंगी जो आपसे पूछ रहा है ना। तो डायग्राम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास डिमांड कर्व। नेक्स्ट हम सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं, सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व को कट करता है वहाँ इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे आती है। तो अब आप एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से कि आपके पास इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम पे आ रही है ई पॉइंट पे, और इक्विलिब्रियम प्राइजेज आ रहे हैं आपके पास पी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है क्यू। दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने कहा इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो जो डिमांड में इंक्रीमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, तो मैंने डिमांड में जो इंक्रीमेंट कर दिया वो इतना कर दिया। ठीक है, अब इतना डिमांड में इंक्रीमेंट हुआ D1 तक। ठीक है, अब हम सप्लाई में इंक्रीमेंट करेंगे लेकिन डिमांड से कम करेंगे। तो जब सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो वो आगे की ओर फॉरवर्ड वो भी शिफ्ट होगा, बट डिमांड से कम है, बट डिमांड से क्या है, कम है। तो डिमांड से जब वो कम है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E2 है। यहाँ पर देखिए दोबारा लिख देता हूँ, E2 पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम प्राइजेज़ हैं वो बहुत कम बढ़े हैं, मतलब थोड़ा सा इंक्रीमेंट वहाँ देखने को मिला, बट आपके पास जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। देखिए कैसे, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। आपके पास डिमांड जो है इंक्रीज़ हुई 10 क्वांटिटी से, तो जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा ना मैंने। तो प्राइसेस जो है वो घट गए कितने यूनिट से, 10 यूनिट से, क्योंकि मैंने कहा 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 रुपीज़। अब सप्लाई जो है वो भी बढ़ी है, बट सप्लाई उससे कम यूनिट से बढ़ी है। हम ले लेते हैं 5 यूनिट से ही सप्लाई बढ़ी है। तो जो सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। या रुक जाइए दोस्तों, एक चीज़ हो गई है, मैंने एक चीज़ गलत लिख दी है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा। मैंने जो है वो सप्लाई को यहाँ पर प्राइजेस को बढ़ा दिए हैं, जबकि यहाँ प्राइजेस क्या होने हैं, कम होने हैं। तो प्राइजेस बढ़ने हैं, मैंने कम कर दिए थे। तो प्राइजेस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 10 रुपये से ही क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। बट सप्लाई जब बढ़ती है तो आपके पास प्राइजेस 5 यूनिट से सप्लाई बढ़ी है तो आपके पास प्राइजेस भी तो कम होंगे। कितने यूनिट से, जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइजेस कम होते हैं जितने यूनिट से सप्लाई बढ़ रही है, यानी कि 5 यूनिट से ही कम होंगे। तो अब आप अगर यहाँ नेट इफेक्टली चेंज देखें तो आपके पास डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब नेटली आपके पास 15 यूनिट से क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए, क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए। बट प्राइस 10 से बढ़ रहा है और 5 से कम हो रहा है, तो 10 - 5 इक्वल्स टू कितना बच रहा है, 5। तो 5 पॉजिटिव ज़्यादा बच रहा है ना, इसका मतलब है 5 रुपये से प्राइजेस क्या हो जाने चाहिए, बढ़ जाने चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस में 5 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है और क्वांटिटी में 15 यूनिट्स का इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, प्रूफ भी कर दिया। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अब इसी तरीके से आप ठीक इसका उल्टा कर सकते हैं, ठीक इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि आपके पास इस बार जो इंक्रीज़ इन डिमांड होगा, जो इंक्रीज़ इन डिमांड होगा वो मोर देन की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा इंक्रीज़ इन सप्लाई, और फिर वहाँ पर आप उसे क्या देख सकते हैं, इफेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है,
क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। बहुत इजी चैप्टर है, हम अच्छे से चीज़ों को जो है वो समझ रहे हैं, है ना बच्चे? चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो मैं इसका उल्टा वाला नहीं बना रहा हूँ, आप बना लोगे ना? पक्का कंफर्म बात है ये? हाँ बिल्कुल बना लोगे, इतना मुझे विश्वास है यार सभी पर, ठीक है। नहीं बनेगा तो मुझे बता देना, मैं बनवा दूंगा आप सभी का। अब आप जो है वो इसका इंक्रीज़ का भी हमने करा, अब आप डिक्रीज़ का कर लीजिए। इफ़ इंक्रीज़ इन डिमांड इंक्रीज़ की जगह इस बार हम डिक्रीज़ ले लेते हैं, क्योंकि हमने इंक्रीज़ वाला तो समझा दिया और उसका रेसिप्रोकल आप बना ही लेंगे। इफ़ डिक्रीज़ इन डिमांड इज़ मोर देन डिक्रीज़ इन सप्लाई, ठीक है, मैंने साइन बना दिया डिक्रीज़ का। यदि मांग में कमी पूर्ति में कमी से अधिक हो, ठीक है, क्लियर? तो देखिए बच्चे एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले हम सभी। तो ये रही हमारी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, दैट्स इट। क्वांटिटी एक बार इसे ऊपर ले चलते हैं, क्वांटिटी और प्राइजेस। अब इक्विलिब्रियम के लिए डिमांड और सप्लाई कर्व भी ड्रॉ कर लो, सबसे मेन काम तो यही है। ये रहा आपका डिमांड कर्व और इसके बाद ये रहा आपका सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है बताइए? इक्विलिब्रियम आ रहा है ई पॉइंट पर, जहाँ दोनों कट कर रहे हैं। पी इक्विलिब्रियम प्राइस, क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अब डिक्रीज़ की बात हो रही है, तो डिक्रीज़ डिमांड में ज़्यादा हो रहा है, तो डिमांड में हमने इतना डिक्रीज़ कर दिया, और ये डी तक हो गया हमारे पास, D1 इसे हमने नाम दिया। अब जो सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है वो थोड़ी कम हो रही है, किससे? डिमांड के मुकाबले। तो जब कम सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो मान लीजिए इतनी हमने डिक्रीज़ कर दी सप्लाई को ओनली, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमने S1 नाम इसे दे दिया। तो अब इकोनॉमी के अंदर अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट देखें तो अब आपके पास इक्विलिब्रियम यहाँ मिल रहा है इस E1 पॉइंट पे, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इस बार प्राइजेस जो है वो कम हो चुके हैं, कम क्वांटिटी से, बट क्वांटिटीज़ जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी से क्या हो चुकी हैं? कम हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हुआ? दोबारा देखते हैं आप सभी, है ना, वही फॉर्मूला आजमाएंगे जो अभी हमने फॉर्मूले से चीज़ों को समझा था। तो जब हमारे पास डिमांड डिक्रीज़ हुई 10 क्वांटिटी से, तो डिमांड डिक्रीज़ होने पर प्राइसेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? प्राइसेस कम हो जाते हैं बच्चे, प्राइसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो प्राइस भी कम हो गए कितने से? 10 यूनिट से। बट जब आपने सप्लाई को कम करा और सप्लाई जो है वो कम यूनिट से कम हो रही है, सपोज दैट 5 यूनिट से कम हो रही है, तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं सप्लाई के कम होने पर। प्राइजेस बढ़ जाते हैं, और प्राइजेस बढ़ चुके हैं कितने यूनिट से? सेम 5 यूनिट से, इतने से सप्लाई जो है वो कम हुई है। तो अब आप देखेंगे तो एग्जैक्टली क्वांटिटीज़ जो है वो 15 यूनिट से कम होनी चाहिए, बट आपके पास जो प्राइजेस हैं वो 10 माइनस का है और प्लस का 5 है, तो आपके पास माइनस का 5 बच रहा है। इसका मतलब प्राइजेस आपके 5 यूनिट से क्या होने चाहिए? 5 रुपये से कम होने चाहिए। तो आपके प्राइस 5 रुपये से यहाँ पर कम हुए हैं, और क्वांटिटीज़ यहाँ पर 15 यूनिट से क्या हो चुकी हैं? ये भी कम हो चुकी हैं, ये भी क्या हो चुकी हैं? कम हो चुकी हैं। तो इस तरीके से मतलब इफेक्ट देखने को मिलता है साइमल्टेनियसली चेंजेस का। अब ये मैंने आपको इंक्रीज डिक्रीज का ये बताया, तो यहाँ पर मैंने डिमांड में ज़्यादा डिक्रीज किया था, सप्लाई में कम किया था। तो अब आप जो बनाएंगे उसमें आप क्या कर सकते हैं? इस बार आप डिमांड में कम डिक्रीज कर देना और सप्लाई में ज़्यादा कर देना, पूर्ति में ज़्यादा कर देना, तो आपके पास दोबारा से एक और डायग्राम होकर तैयार आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, सब समझ गए होंगे ना कि कैसे मतलब बनाना है। और ऐसे पिछले मैंने अभी जो बताया वहाँ पर हमें किस किस का बनाना था? इंक्रीज़ का बनाया था हमने, तो इस बार आप इसका उल्टा बना देना। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई, और बाकी आप इसका उल्टा तो बना ही सकते हैं, इतना तो होशियार आप सभी हैं ही, इतनी तो आशा मैं आप सभी से रख ही सकता हूँ। ठीक है बच्चे, तो बनाकर देखना, और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। मेरा कांटेक्ट नंबर ये है, और मैं आप सभी को जो है वो मैं बता देता हूँ कि सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आप सभी को मेरे अध्ययन क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे, और इस अध्ययन क्लासेस ऐप पर आप सभी को जो है
सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो आप इस अध्ययन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम सभी।